जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए जो आपके एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी के लिए साइंस के यानी कि अपने विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सहायता आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चंस है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के जो पिछले एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यानी कि इस बार पूछे जा सकते हैं। और जो आपको बोला था कि संजीवनी बूटी आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, तो वो वाली एक क्लास होने वाली है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आज वाली क्लास के आपको देखने हैं। हर क्वेश्चंस को आपको याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ताकि पेपर में आए आराम से बिना कंफ्यूजन के आप आंसर कर पाओ। हर एक क्वेश्चंस का आप इसको आंसर करने की कोशिश करनी है, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अभी तक याद था या नहीं था। ठीक है जी, और याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आप सभी को याद हो जाएगा, क्योंकि सारे शानदार जानदार मस्त क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया हूं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये कहां की हड्डी होती है भाई? जांग की हड्डी होती है। कभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो फीमर है वो कहां की हड्डी है, या सबसे बड़ी हड्डी शरीर के किस अंग की होती है? तो जांग की हड्डी हो जाएगी। ठीक है जी, और उसका नाम पूछेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, सबसे छोटी किसकी होती है? सभी को पता है कान की है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी पूछेगा तो जांग की, सबसे छोटी पूछेगा तो कान की हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के लिए सामान्य विश्राम हृदय गति कितनी होती है? यानी कि हमारे हृदय की बीट होती है, हार्ट बीट कितनी होती है ये हमें बताना है। जो हार्ट रेट है वो कितनी होती है ये हमें बताना है। तो आपने सुना होगा कि 72 बार हमारा दिल है वो धड़कता है। कितना है कि 72 बार है हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। लेकिन यहां पर 72 आपको ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा। आप बताओ कितनी बीट प्रति मिनट आपको बताना है। तो कितनी हो जाएगी? 60 से 100 के बीच में। 60 से 100 के बीच में हमारा हृदय है वो 1 मिनट में धड़कता है, और 72 भी इसी के बीच में आता है। जब हम बिल्कुल विश्राम की अवस्था में होते हैं ना, बिल्कुल आराम से होते हैं, तो हमारी ये लगभग 60 तक चली जाती है, हार्ट बीट थोड़ी स्लो होती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा आप सभी रेस लगा के आते हो, तो जब रेस लगा के आते हो तो उसके बाद क्या होती है? हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और लगभग ये 100 तक चली जाती है। ठीक है जी, और 120 से ऊपर जाने पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है, घातक हो सकती है, जान भी जा सकती है ना। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 60 से 100 के बीच में, बस रटना नहीं है, समझते हुए चलो। 72 आए तो 72, 60 से 100 के बीच में आए, मैंने आपको बताया। यहां पर विश्राम अवस्था में पूछा है तो विश्राम अवस्था में कम होती है। ठीक है जी, लगभग 70 से नीचे रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारा शरीर काम कर रहा होता है, हम हांफने लग जाते हैं, है ना, हमारी एनर्जी लग रही होती है, तो वहां पर ये लगभग 100 तक चली जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि रक्त को छानने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मूत्र बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है ना। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और एक साथ भी आपसे पूछ सकता है। तो रक्त को छानने का यानी कि उसको छानकर साफ करने का काम, और मूत्र यानी पेशाब बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है, वृक्क के द्वारा किया जाता है, जिसको गुर्दा बोला जाता है, किडनी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किडनी। ठीक है जी, चलो फेफड़े हैं वो सांस लेते समय हमारे काम आते हैं। ठीक है, सांस लेने में काम आते हैं। हृदय तो आप सभी को पता है कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को भेजने का काम करता है। ठीक है, लीवर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 206 हड्डियां होती हैं।
लेकिन हमसे पूछा जाता है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। नवजात शिशु की बात करें, यानी जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मस्तिष्क का यानी कि हमारे दिमाग का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाने में काम करता है, कि भाई अगर किसी से झगड़ा हो गया तो सोचने समझने का काम करता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से संतुलन का काम करता है, कोई और भी चीज हो गई तो उसमें संतुलन और समन्वय बनाने का काम करता है, जिससे हम अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। उसी चीज को बोला जाता है। ये कौन सा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इस प्रकार से भी लिख देता है, हिंदी वालों को भी सेरेबेलम लिख देता है, तो याद कर लेना सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, स्किन है, त्वचा है, क्योंकि ये पूरे शरीर के ऊपर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगी भाई, सबसे बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूं सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं, बस क्वेश्चंस का आप सभी को रिवीजन करना है, क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। जो यहां पर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना, बस डायरेक्ट आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेना आज वाली क्लास में, और कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ना नहीं है। आज वाले क्लास में जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लो, यहीं से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आज वाली क्लास है वो आप सभी के लिए क्या होने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। हर एक क्वेश्चंस अपने आप में इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है। तो कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं, ये अपने को बताना है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। देखो मैं यहां पर आपको समझाता हूं। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBC बोलते हैं। ठीक है जी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लड़ने का, या हमें शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है। जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं उनसे लड़ती है कि शरीर के अंदर नहीं जाना, बॉक्सिंग उसके साथ खेलती है कि शरीर के अंदर नहीं जाना, जिससे हमारा शरीर है वो बचा रहता है। तो व्हाइट ब्लड सेल का काम ये होता है। प्लेटलेट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है कि जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो शरीर में थक्का बनाने का काम करती है। ठीक है जी, जिससे खून ज्यादा ना बहे, जो हमारे ये बोल सकते हो खून को गाढ़ा करने का काम है वो प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए कौन सी हो जाएगी, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है जी, क्या हो जाएगी हमारी यहां पर, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं वाला भी बार बार एग्जाम्स में आता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में रहने पर मानव त्वचा को कौन सा विटामिन बनाती है। जब सूर्य के प्रकाश में हम रहते हैं तो जो हमारी त्वचा है वो कौन सा विटामिन बना रही होती है, सभी को पता है ना। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन होता है, ना हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा होती है उसमें कोई विटामिन होता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा को टच कर रहा होता है तो उस समय कौन सा बन रहा होता है, विटामिन डी बन रहा होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये आप सभी को पता होगा, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है जी, विटामिन डी। तो विटामिन डी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को आजकल क्या होता है, घर से बाहर तो निकालते नहीं है। ठीक है, तो कि धूप लग जाएगी तो काला हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं निकालते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। चलो, ऐसा नहीं कि खाने में नहीं पाई जाती, खाने में भी होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश बिल्कुल फ्री में मिल रहा होता है, आराम से मिल जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये अपने को बताना है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो देखो, संक्रमण से लड़ना, रोगों से लड़ना, संक्रमण से लड़ना, इसके लिए कौन सा होगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा अपना, WBC हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, WBC हो जाएगा अपना।
रक्त का थक्का जमाने के बारे में हमने बात किया था और विटामिन पूछे, तो विटामिन कौन सा जरूरी होता है? विटामिन के आवश्यक होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम किसका होता है भाई? हीमोग्लोबिन का काम होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आप सभी को पता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर धातु पूछी जाए तो रक्त में आयरन नाम की धातु पाई जाती है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। और आयरन किसमें पाया जाता है, किससे हमारे शरीर को मिलता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, इन सभी में आयरन होता है। जो हमारा सेव वगैरह होता है उसमें भी आयरन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है? हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है? तो जो हृदय में हमारे 4 कक्ष बने हुए होते हैं, इस प्रकार से 4 कक्ष होते हैं, ठीक है जी, जिसमें दाया अलिंद, बाया अलिंद और दाया निलय, बाया निलय होता है। तो हमसे पूछा है हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है? तो बाया निलय इसका हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेना है। इसके 4 हिस्से होते हैं, 4 हिस्से मैंने आपको समझा दिए, चारों के चारों यहां पर लिखे हुए हैं, दाया बाया बाया दाया, अलिंद और निलय। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हम सभी ने पढ़ा था कि कान की हड्डी है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? स्टेपिज होता है, ठीक है जी। हिंदी में जिसको रकाब कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। वैसे इसको स्टेपिज लिख के ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे थोड़ा एडवांस पूछ ले, तो रकाब अपने को और ध्यान रख लेना, ठीक है जी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी जो कान की हड्डी होती है। इंसुलिन है वो कौन सा अंग बनाता है? इंसुलिन बनाने का काम है कौन से अंग के द्वारा किया जाता है? तो सारे के सारे आंसर आपके लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर? अग्नाशय पैनक्रियाज हो जाएगा, ठीक है जी। जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये अपने को बताना है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हो जाएंगे? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े हो जाएंगे। कितने जोड़े होते हैं भाई? मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि मानव शरीर का कौन सा भाग है अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जो भी हम चीज खा रहे होते हैं, कोई फल खाया, कोई सब्जी खाई, रोटी खाई, दही दूध जो भी आप खा रहे हो, उसके जो अधिकांश भाग होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, उन सभी को अवशोषित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? छोटी आंत के द्वारा है ये किया जाता है। बाकी जो और बच गया, जैसे अपना जल बच जाता है, पानी बच जाता है, उसके अलावा कोई और लिक्विड चीज बच जाती है, उन सभी का जो अवशोषण है वो किसमें होता है? वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। दोनों याद रख लेना, दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अधिकांश भाग होता है पोषक तत्वों का, जो मैंने आपको बताया विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण वगैरह, वो सारा का सारा छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। फिर जो बच जाता है लिक्विड, वो बड़ी आंत में होता है, जैसे जल हो गया, एटसेट्रा हो गया, ठीक है, वो इसमें हो रहा होता है बड़ी आंत में। चलो आगे बढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये तो सभी को पता है, मैंने कितनी बार अभी आपको बता चुका हूं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। WBC की यहां पर बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल की यहां पर बात हो रही है कि उनका मुख्य कार्य क्या होता है। उनका मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ना, रोगाणुओं से लड़ना, संक्रमण से लड़ना। कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कौन सी संरचना है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो कौन सी संरचना हो जाएगी? डायाफ्राम। तो जो डायाफ्राम होता है वो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। आप देख सकते हो आंसर, है ना। चलो
लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं तो बनती रहती हैं, मरती रहती है बेचारी, लड़के रोगाणुओं से, फिर मर जाती हैं, फिर नहीं बन जाती हैं, फिर मर जाती है, फिर नहीं बन जाती हैं। लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना हो जाएगा? 120 दिन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है जी। तो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो सभी को पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम भी करती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, लीवर का कार्य नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि आगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, यानी कि लीवर का काम नहीं है। पित्त का निर्माण कहां पर होता है? बताओ, पित्त का निर्माण कहां पर होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय में तो स्टोर होता है। ठीक है जी। पित्ताशय में स्टोर होता है पित्त, लेकिन उसका निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है। मतलब ये काम हो जाएगा, कार्य है ये। विष हरण का काम करता है? बिल्कुल करता है। इंसुलिन का निर्माण करता है? इंसुलिन का निर्माण नहीं करता। इंसुलिन का निर्माण नहीं होता। इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। कमेंट करके बताना है। ग्लाइकोजन का भंडारण है, यह भी किया जाता है यकृत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था यकृत का काम नहीं है या यकृत का कार्य नहीं है, तो इंसुलिन का निर्माण करना है, वो यकृत का काम नहीं है। ठीक है। बाकी ग्लाइकोजन का भंडारण करना वो भी यकृत का काम है, विषहरण का काम करना ये भी इसका काम है, और पित्त का निर्माण करना ये भी यकृत का काम हो जाएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव खोपड़ी जबड़े को छोड़कर किस प्रकार का जोड़ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने लग गए हैं, तो इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मानव खोपड़ी जबड़े को छोड़कर किस प्रकार का जोड़ है, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी खोपड़ी है इसमें जबड़े को छोड़ दे तो किस प्रकार का जोड़ है, ये हमें बताना है। तो जो जबड़ा होता है ना, ये किस प्रकार का जोड़ होता है भाई? कब्जा जोड़ होता है। कब्जा जोड़ वो होता है जिसको हम एक डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो हमारा जो जबड़ा है इसको एक डायरेक्शन में खोलते हैं ना, ऐसे तो खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कब्जा जोड़ होता है। लेकिन बोला जबड़े को छोड़कर बाकी के बारे में पूछा, पूरी खोपड़ी के बारे में, तो वो कौन से हो जाएंगे? फिक्स्ड ज्वाइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड या फिब्रस ज्वाइंट आपका हो जाएगा, अचल या तंतुमय जोड़ हो जाएगा। ठीक है जी। मानव खोपड़ी की यहां बात कर रहा है, और जबड़े के बारे में पूछे तो जबड़ा किस प्रकार का हो जाएगा? कब्जा जोड़ हो जाएगा। ठीक है जी। जिसको एक ही डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, जैसे हमारे नीचे वाला पैरों के जो हो गए, ये वाले हो गए, ये सारे के सारे क्या है? कब्जे जोड़ हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और देखो अभी इसको जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस का हमें जल्दी रिवीजन करना है। बाकी आपको पढ़ने के लिए अभी और समय मिलना चाहिए, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आप जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, स्पीड में करते हैं, है ना। जो बात बताने वाली होगी वो फिर मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा साथ में। लेकिन आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर आप सभी से कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास डेली आपकी जो साइंस की क्लास आएगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सभी देखो, आपने नहीं कर रखा, ठीक है जी, नहीं कर रखा, चेक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारी की सारी क्लासेस आपको मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव का सामान्य शरीर का तापमान कितने सेल्सियस होता है, ये अपने को बताना है। तो आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस है वो होता है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चंस दे दे तो आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? 36.1 से 37.2 के बीच में। ठीक है जी। क्योंकि 37 होता है तो 37 से थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, तो ये इसलिए हमने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है। ठीक है जी। चलो
आगे बढ़ता है कि रक्त को पंप करने के लिए कौन सी मांसपेशी है वो जिम्मेवार होती है। तो यहां पर आपका आंसर लिखा ही हुआ है, हृदय जो पेशी होती है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारा हृदय होता है वो पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट तक जरूर देखना, इन क्वेश्चंस का आप सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आएंगे, इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि आवाज बक्से या स्वर यंत्र का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो आवाज बक्सा जहां से हमारी आवाज निकलती है उसको स्वर यंत्र ही बोला जाता है, यहां पर लिख ही दिया है पहले। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो वैसे तो आंसर लिखा ही हुआ है, बस आप याद करते चलो। श्वास नली का क्या होती है, जहां से हम श्वास लेते हैं, जहां से हमें सांस जाता है वो क्या होती है, हमारी श्वास नली होती है, ठीक है जी। ग्रास नली क्या होती है, जहां से हमारा खाना जा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं कि स्वस्थ लाल कोशिकाओं का निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, खून होता है, और खून के अंदर कौन सा होगा, आयरन। मैंने आपको बताया था, या तो बात होगी तो हीमोग्लोबिन की या बात होगी आयरन की, बस ये दो चीजें अपने को ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, इसका आयरन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हमारी जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है जी, कैल्शियम। और कैल्शियम कहां से मिल रहा होता है, मोस्टली हमें दूध से मिलता है, ठीक है जी, दूध से। इसके अलावा तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा है, चूना होता है। जो चूना होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पान में लगाया जाता है चूना, ये वैसे वाला चूना नहीं जो आप घर वालों को लगा देते हो, नहीं पढ़ रहे होते और बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप चला रहे होते हो, तो ये वो वाला चूना नहीं है, ये कत्था चूना है जो पान के ऊपर लगता है। या आपने देखा होगा पहले दीवारों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, आजकल तो सीमेंट वगैरह आ गई है। या आपने देखा होगा कि जो डेयरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं के जो पानी पीने का स्रोत होता है वहां पर चूने का पोत दे देते हैं, ताकि वो पानी में थोड़ा थोड़ा मिलते जाता रहे और पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, ठीक है। तो चूना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप भी खा लिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है वो कहां पर स्थित होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कहां पर स्थित होती है, सभी को पता है, कान में, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग है जो अन्य न्यूरॉन से प्राप्त करता है, तो डेड्राइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अभी जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, इस सब प्रकार के मिक्स क्वेश्चंस हैं। यानी कि पिछले अगर आपने 2025 वाली साइंस देखी होगी तो आपको पता होगा कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे और स्टूडेंट चौंक गए थे। वैसे ही क्वेश्चंस काफी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप एग्जाम में देखे चौंको ना, आपका गलत ना हो, ठीक है जी। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, ये अपने को बताना है। सार्वभौमिक दाता का मतलब क्या होता है, जो सभी को अपना रक्त दान कर सकता है। सार्वभौमिक दाता का मतलब क्या हो जाएगा, जो सभी को अपना रक्त है वो दान कर सकता है, उसको सार्वभौमिक दाता बोला जाता है। तो वो कौन सा होगा, ओ होगा, और ओ में भी पूछे तो ओ नेगेटिव हो जाएगा। ये सभी को अपना रक्त है वो दान कर सकता है, लेकिन किससे रक्त ले सकता है, ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। सर्वग्राही भी आपसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही होता है ए बी, जो सभी से रक्त है वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन रक्त किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और जिनको लग रहा है ना आंसर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सभी को ये पीडीएफ देनी है, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इसका एक बार दोबारा से रिवीजन आप सभी को करना है। तो ये पीडीएफ है वो आप सभी को मिलेगी, कहां पर मिलेगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो, क्योंकि जो लास्ट तक पढ़ेगा स्टूडेंट उसी वही तो होगा भाई, जो पढ़ने लायक स्टूडेंट होगा उसी को तो मिलना चाहिए, तो इसलिए लास्ट में बात करेंगे। चलो, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो, प्रोटीन का पाचन करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना, पित्त का उत्पादन करना, ग्लूकोज का अवशोषण करना।
बताओ, मैंने आपको समझाया था बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत, छोटी आंत है वो मोस्टली सारी चीजें होती है उनका अवशोषण कर लेती है। बड़ी आंत है पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाते हैं उनका अवशोषण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बातें समझाई उन्हीं का इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी ले जाने वाली तंत्रिका कौन सी है? यानी कि हमारी आंखों से हमने कोई वस्तु को देखा तो वो रेटिना पर बन गई, तो वस्तु का चित्र कहां पर बनता है? रेटिना पर। तो हमने कोई वस्तु देखी, जैसे कि आप इस क्लास को देख रहे हो तो आपकी आंख में ये दिख रहा है, तो ये चित्र बन गया और ये कहां तक जाता है? मस्तिष्क तक, कि जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या काम का है। तो वो हमसे पूछा है कि उसको क्या कहा जाता है, उस तंत्रिका को, तो उसको क्या कहा जाता है? दृष्टि तंत्रिका। और वैसे भी सिंपल है कि भाई दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना, तो देखने की तंत्रिका, बस। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेटिना है वो किसका हिस्सा है? अपनी आंख का हिस्सा होता है, तो ये तो अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है वो आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना, आगे आएगा। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या काम होता है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है जी। संक्रमण इससे WBC, RBC। ठीक है। चलो, पित्त के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? अभी हमने पढ़ा था, पित्त कहां बनता है? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है जी। कहां पर बनता है? यहां पर। स्टोर कहां पर होता है? पित्ताशय में। स्टोर का मतलब है इकट्ठा। तो पित्त कहां पर इकट्ठा होता है या स्टोर होता है? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो पित्ताशय हो जाएगा। कहां पर बनता है? तो लीवर यानी कि यकृत में बन रहा होता है। आगे बढ़ते हैं कि वर्क यानी जो अपना गुर्दा है, किडनी है, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वर्क जो अपना गुर्दा है, किडनी है, उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी? तो नेफ्रॉन क्या हो जाएगी? उसकी कार्यात्मक इकाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ये वो क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि आगे बात करेंगे कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कहीं जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे से एकदम से उजाले में आते हैं, तो कितना प्रकाश हमारे अंदर जाना चाहिए, वरना एकदम से ज्यादा प्रकाश जाएगा तो क्या हो जाएगी? हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो उसको नियंत्रित करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। रेटिना है, जब भी हम देखते हैं तो उसके ऊपर चित्र बनता है। जब किसी को नेत्रदान किया जाता है तो क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। लेंस क्या होते हैं? लेंस आप सभी को पता है, जब आंखों में इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। अब ये जो मैं चश्मे पहन रखा हूं ये भी लेंस वाले हैं, जिससे क्या देखने की क्षमता बढ़ाई जाती है। चलो, ठीक है जी। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो ये आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलो, रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? यानी कि जो ब्लड शुगर होता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भाई? इंसुलिन के द्वारा। आपने सुना होगा ना, इंसुलिन स्पाइक कर गई, इंसुलिन कम ज्यादा हो गई, तो इंसुलिन के द्वारा। ठीक है जी। ब्लड शुगर, शुगर मतलब समझ सकते हो ना, आजकल जो हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जंक फूड खाते हैं, चीनी खाते हैं, मीठा खाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है। और जो पैकेज फूड होते हैं जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ठीक है जी। और आपके अगर बच्चे हैं, अभी तो नहीं होंगे क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे खुद ही हो, तो जो पैकेट फूड है ना वो कम से कम खाना चाहिए, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट वगैरह, ये सारी चीज। गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली का क्या नाम है? बताओ। तो आप सभी को पता है कि मूत्र कहां पर बनता है? किडनी में बनता है, हमने पढ़ा था। लेकिन क्या बोला है? किडनी से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली का क्या नाम है? भाई किडनी में क्या है? मूत्र बनता है, उसके बाद मूत्राशय में जाता है, फिर निकल जाता है ना।
तो उसका नाम हमें बताना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मूत्र वाहिनी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वाहन से जाएगा, तो मूत्र है वो वाहन से जाएगा, मूत्र वाहिनी। ठीक है, चलो। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4 हैं। ठीक है जी, दायां बायां, बायां दायां, अलिंद और निलय, ये 4 होते हैं। चलो, इनमें से कौन सा कब्जा हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है? हिंज ज्वाइंट का आपको बताना है, बताओ। मैंने आपको बोला था कब्जा जोड़ के बारे में, मैंने आप सभी को बताया था। कब्जा जोड़ जो अपना जबड़ा आया था, ठीक है, उस समय हाथ और पैरों के बारे में भी बताया था। बताइए कौन सा हो जाएगा? आंसर तो लिखा ही हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा जो घुटना होता है, ठीक है, जो घुटना होता है वो भी क्या होता है? कब्जा जोड़। कब्जा जोड़ वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि हम हमारे पैरों को ऐसे ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे नहीं करते ना। तो कब्जा जोड़ है आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है। चलो, त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेलानिन, याद कर लेना। ठीक है, किसी की त्वचा थोड़ी डार्क होती है, किसी की थोड़ी भाई क्या है कि व्हाइटर साइड में होती है। ठीक है, गेहुआ कलर होता है, हमारे भारत में तो मोस्टली गेहुआ कलर होता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से तो त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन होता है। चलो, निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया होता है, छोटे बच्चों में आपने सुना होगा कि निमोनिया हो गया, बचपन में इसको निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से कमजोर रहता है। ठीक है, तो निमोनिया क्या होता है? छोटे बच्चों की यहाँ पर फेफड़ों के नीचे जो छाती होती है ना, वो जम जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? निमोनिया। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा होगा। ठीक है जी, ऐसे रिलेट करके याद कर लिया करो। ठीक है, तो फिर कभी गलत नहीं होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सभी को पता है कि मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो एनामिल होता है, जो दांत के ऊपर की जो कवर होती है। तो ये व्हाइट वाली कवर है ना, आपके दांत के ऊपर भी होगी। तो जो एनामिल नामक पदार्थ होता है, ये होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का बाहरी आवरण। ठीक है, क्योंकि ये आग में भी नहीं जलता। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होगे आप। चलो, हार्मोन बनाने के लिए शरीर का कौन सा तंत्र जिम्मेवार होता है? तो जो हार्मोन बनाने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेवार होगा? अंतःस्रावी तंत्र। क्या हो जाएगा भाई? अंतःस्रावी तंत्र है वो जिम्मेवार हो जाएगा। ठीक है जी, और जो सारी की सारी अंतःस्रावी तंत्रिकाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। चलो, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था कि वोकल कॉर्ड, ध्वनि रज्जु है, वो कहां पर स्थित होते हैं? स्वर यंत्र में होते हैं। जहां पर ध्वनि की बात आएगी, आवाज की बात आएगी, तो वो स्वर यंत्र। ठीक है जी, और इसको लैरिंक्स इसको कहा जाता है। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? फुफ्फसीय शिरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुफ्फसीय शिरा। तो क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है, और फिर हृदय से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। तो कौन सी हो जाएगी? फुफ्फसीय शिरा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करता है? यह आपको बताना है। श्वास, जो हम सांस लेते हैं, और जो हमारी हृदय की गति होती है, उसको नियंत्रित करता है। बताओ, तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। अब यहां पर श्वसन की बात आई है, तो पिछले बार श्वसन से काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे। श्वसन का मतलब क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं उसी को श्वसन बोला जाता है, जिसमें हम गैस को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है। ठीक है जी, नाइट्रोजन है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में रह जाती है, कुछ परसेंट हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो मेनली क्या होता है? श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं। श्वसन किसको बोला जाता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना,
वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, को बाहर निकालना, ठीक है जी, बाहर निकालना, इसी को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो यहां पर 7.35 से लेकर 7.45 हो जाएगा, ठीक है जी। पीएच मान की बात आई है तो सभी को पता होगा, पीएच मान 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, आपका उदासीन हो जाएगा। 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे, आपके अम्लीय हो जाएंगे। 7 से ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे, आपके क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है जी, एसिड एंड बेस हो जाएगा। चलो, रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है, तो विटामिन के, ये हमने पढ़ा था। और यहां से एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ जाता है, विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो गाजर में। इसके लिए आवश्यक होता है, आंखों के लिए, कई बार आया है क्वेश्चंस, इसलिए बता रहा हूं, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोतोंदी नामक रोग है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ये सभी को पता होगा। जोड़ों को चिकनाई देने वाले द्रव का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने सुना होगा ना कि आजकल भाई, आपने मम्मी से सुना होगा, दादा दादी से सुना होगा कि जो पाँव में है ना ग्रीस खत्म हो गई है, क्या हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई है। वही क्वेश्चन है कि जोड़ों को चिकनाई देने वाला द्रव का क्या नाम है। ये द्रव कम हो जाता है तो उसी को ग्रीस बोला जाता है, इस द्रव को ही ग्रीस बोला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, साइनोवियल द्रव हो जाएगा, ठीक है जी, साइनोवियल द्रव हो जाएगा, वियल, ठीक है, साइनोवियल द्रव हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स बना रहे होते हैं ना, उनके भी घुटनों में यही कम हो जाता है, तो वो पूछ लेते हैं, स्टूडेंट को पता है नहीं पता, क्योंकि इस समय तो सभी का आना है, ठीक है। आजकल तो 40 छोड़ो 30 में ही घुटनों में दर्द आने लग गया, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, साइनोवियल हो जाएगा। पित्त को संग्रहित और सांद्रित करने वाला अंग कौन सा है, बताओ। हमने पढ़ा था कि पित्त कहां पर बनता है, यकृत में, स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में, तो क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि इनमें से कौन सा मांसपेशी ऊतक का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा मांसपेशी ऊतक का प्रकार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वसायुक्त हो जाएगा। बाकी देखिए कंकालीय हो गया, चिकनी हो गया, हृदय हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मांसपेशी ऊतक का प्रकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्च रक्तचाप का चिकित्सीय संबंध क्या है, यानी कि जो उच्च रक्तचाप होता है, या बोल सकते हो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, या डॉक्टर की भाषा में क्या बोला जाता है, ये अपने को बताना है। तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है, ठीक है जी, क्या बोला जाता है उसको, हाइपरटेंशन बोला जाता है, हाइपरटेंशन। मधुमेह, डायबिटीज है, ठीक है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पिछली बार आए थे एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बन जाता है कि दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। और जो नीचे वाला भाग होता है दांत का, जो अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता, वो क्या होती है, उसकी रूट होती है, जड़ होती है, ठीक है जी। चलो, क्राउन का मतलब तो समझते हो ना, ताज। क्राउन क्या बोलते हैं, ताज बोलते हैं। आमाशय में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन नामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रोटीन है हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। जो ये डोले सोले वगैरह बनते हैं ना, ये किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, सोयाबीन हो गया, ठीक है जी, सोयाबीन की बड़ी भी है, सोयाबीन की दाल भी है। इसके अलावा दूध के अंदर भी प्रोटीन होता है,
इसके अलावा जो अपना पनीर होता है उसके अंदर भी होता है, सोया पनीर वगैरह है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पनीर के स्रोत हो जाएंगे, क्योंकि एक बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य को कितने ग्रीवा केशरुक होते हैं, ये अपने को बताना है। तो कितने हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। बताइए किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनियल ग्रंथि के द्वारा। कौन सी ग्रंथि के द्वारा, पिनियल ग्रंथि के द्वारा है ये बनाया जाता है। कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन हार्मोन पिनियल ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। मानव प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल होता है भाई 5 से 9 दिन का, ठीक है जी, 5 से 9 दिन का हो जाएगा। 120 दिन हमने कौन सा पढ़ा था, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मानव प्लेटलेट्स का क्या होता है, 5 से 9 दिन होता है। और अगर आपसे अप्रोक्स पूछे तो लगभग 10 दिन, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं में निषेचन, फर्टिलाइजेशन का स्थान कौन सा होता है। यानी कि जो बच्चा लगता है वो कहां पर लगता है, ठीक है जी, जहां पर शुक्राणु और अंडाणु आकर दोनों मिलते हैं। महिलाओं के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, पुरुषों के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है। और जहां पर आकर ये दोनों मिलते हैं वहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और ये कहां पर होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर होता है भाई, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है जी। चलो पसली पिंजरे का मुख्य कार्य क्या होता है। पसली पिंजरे का मुख्य काम क्या होता है। तो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना, ठीक है जी, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना। जो हमारी पसलियां होती है ना, सुना मूवीज में देखा होगा कि मुक्का मारकर पसलियों को तोड़ दिया। तो पसलियां किसका काम करती हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है और फेफड़े के नीचे जो दिल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो पसली पिंजरे होती है। तो क्या हो जाएगा, हृदय और फेफड़ों की प्रोटेक्शन करना, उनकी रक्षा करने का काम। वजन के हिसाब से मानव शरीर का अधिकांश भाग किस पदार्थ से बना हुआ होता है। तो क्या होता है हमारे शरीर में, पानी होता है भाई, सभी को पता है। हर चीज में क्या है, पानी है। बिना पानी के काम चलेगा भी नहीं। और अभी गर्मियां हैं, पानी पीते रहना। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले बेहोश हो जाओ, तो पानी पीते रहना। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे तरबूज मिल रहे हैं तो अच्छे तरबूज खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, खरबूजा खा सकते हो, ठीक है। नींबू शिकंजी अपनी पीते रहो, लेकिन पीते रहो, ठीक है। बीमार नहीं होना, क्योंकि बीमार हो जाओगे तो पूरी की पूरी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है। कंकाल का कौन सा भाग है जो मस्तिष्क की, यानी कि हमारे दिमाग की रक्षा करता है। दिमाग की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, जो खोपड़ी बनी हुई है, ढांचा बना हुआ है, मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे रखा होता है खोखला, उसके अंदर दिमाग होता है। तो उसको प्रोटेक्शन किसके द्वारा की जाती है, खोपड़ी के द्वारा की जाती है, ठीक है। पसली पिंजरा के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही था, जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच के वाल्व का क्या नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हृदय के 4 हमने पढ़े थे कि हृदय के 4 भाग होते हैं। उसमें पूछा है कि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच के वाल्व का क्या नाम है, या उसको किस नाम से जाना जाता है, बताओ। तो क्या हो जाएगा, माइट्रल वाल्व हो जाएगा, माइट्रल वाल्व, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, माइट्रल वाल्व उसको कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम्स में आया था, मैं आपको बता देता हूं। श्वसन अभी हमने पढ़ा था। श्वसन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे होते हैं। लेकिन पिछली बार 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो था आपका एक्सहेल से, यानी कि सांस छोड़ने से। तो उसमें पूछा गया था सांस छोड़ने में कौन सी गैसें निकलती है। तो सांस छोड़ने से बाहर निकलने वाली गैसों के बारे में पढ़ते हैं। देखो नाइट्रोजन है, जब हम 78 से, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कितनी है, 78% है, तो 78% हम ग्रहण कर रहे होते हैं और जितनी हम अंदर लेते हैं वो पूरी की पूरी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। तो नाइट्रोजन है वो जितनी हम ग्रहण कर रहे होते हैं उतनी की उतनी बाहर निकाल दी जाती। दूसरी चीज ऑक्सीजन, लगभग 16% सांस अंदर लेने से,
यह लगभग 21% होती है। देखो, जब हम सांस ग्रहण करते हैं तो हमारे वायुमंडल में कितनी है, 20.95% है, लगभग क्या हो जाएगा आपका 21%। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितनी जाती है, वो 21% हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन पूरी की पूरी अंदर नहीं रहती, वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि हम सांस छोड़ते भी हैं। तो सांस छोड़ते समय 16% निकलती है। कितनी निकलती है, 16% निकलती है। ठीक है जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लगभग 4 से 5% है, वो बाहर निकलती है। अंदर लेते समय 0.04% अंदर जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होती है, तो अंदर से बाहर निकलती है। तो बात समझ रहे हो, तो अंदर से बाहर निकलती है तो कितनी हो जाएगी, ये 4.5% हो जाएगी। यानी 4 और 5, 4.5 नहीं, 4 और 5% के बीच में ये निकलती है। लेकिन अंदर लेते हैं सांस तो उस समय कितनी जा रही होती है, 0.04% ये अंदर जा रही होती है। उसके बाद आपने देखा होगा जलवाष्प वगैरह है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई कीटाणु ना जाए, कोई प्रदूषण ना जाए, तो उसके अंदर जो हमारे जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस अपने को ध्यान रख लेने हैं। तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हमने सीख लिए हैं। तो क्वेश्चंस कैसे लगे, सबसे पहले तो ये कमेंट करके बता देना क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे या नहीं लगे, तो एक कमेंट करके जरूर बताना। कितने क्वेश्चंस याद थे, कितने में आपको प्रॉब्लम आई, वो तो आपको पता ही चल गया होगा। और इसकी पीडीएफ कहां पर मिल जाएगी, पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है जी, पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लास्ट में एक बार दोबारा से रिवीजन और कर लेना इसका, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।